नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 के बारे में कि सीआरपीसी 125 में जो भरण पोषण होता है इससे पति कैसे बचे। तो आज इसका हम पूरा तरीका बताएंगे कि कोर्ट में किस तरीके से गलतियां की जाती हैं और किस तरीके से आदेश किए जाते हैं। इसके संबंध में आज हम अपनी बात करेंगे। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 के बारे में कि सीआरपीसी 125 में जो भरण पोषण होता है इससे पति कैसे बचे। तो आज इसका हम पूरा तरीका बताएंगे कि कोर्ट में किस तरीके से गलतियां की जाती हैं और किस तरीके से आदेश किए जाते हैं। इसके संबंध में आज हम अपनी बात करेंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि पति जो होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं सर, मैं बेरोजगार हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरा कोई सोर्स नहीं है और मेरे खिलाफ में आदेश पारित हो गया है, भरण पोषण देना है पत्नी को, क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। तो ये जो भरण पोषण का जो गेम है ये पूरी तरीके से केवल एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, एक फाइनेंशियली जो वीकनेस है वो क्रिएट करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। और बेसिकली जो इंटेंशन जो है वो सिर्फ ये है बदला लेना। जो पत्नियों द्वारा जो ये सोचा जाता है कि अगर हम केस करेंगे तो हमें आधी संपत्ति मिल जाएगी, आधी तनख्वाह मिल जाएगी। तो इसी धारणा को अपने माइंड में रखते हुए वो कोर्ट में केस करने जाते हैं और कोर्ट जो है ना वो सारी चीज़ों को नकारते हुए महिला के पक्ष में आदेश पारित कर देता है। तो ऐसे हमें कैसे बचना चाहिए और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और इसकी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो किस तरीके की है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारा ये अंत तक देखें, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाया है और बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आपने देखा होगा कि जब भी सीआरपीसी 125 भरण पोषण के लिए जब भी आपकी पत्नी या कोई भी महिला जब कोर्ट में केस फाइल करती है, तो जैसे ही केस फाइल करती है तो क्या होता है कि सम्मन का आदेश कर दिया जाता है प्रतिवादी को कि सम्मन भेज दिया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि सम्मन भेजा कैसे जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं, जो सीआरपीसी का चैप्टर 9 है उसके अंदर सीआरपीसी 125, 126, 127 और 128 ये 4 सेक्शन आते हैं चैप्टर 9 में। और चैप्टर 9 के बारे में, सीआरपीसी चैप्टर 9 के बारे में फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 है, उसके सेक्शन 10 में कहा गया है कि जो फैमिली कोर्ट जो है वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी। जो फैमिली कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो सीआरपीसी के तहत ही चलेगी। तो आपने देखा होगा कि अगर आप लोग लड़ना चाहें तो इन पॉइंटों को उठा सकते हैं और आपके केस में बहुत फायदेमंद होगा ये। जैसे ही 125 का केस फाइल होता है, परिवाद दाखिल हुआ और आपके खिलाफ में सम्मन जारी कर दिए गए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सम्मन जो है वो किस माध्यम से भेजा गया है। क्या वो डाक के द्वारा भेजा गया है, क्या उसमें तलवाना लगा है, या फिर पुलिस के मार्फत। अधिकांश क्या होता है कि मैंने काफ़ी मामलों में देखा है कि जो सम्मन की जो तामीली है वो डाक के माध्यम से कराई जाती है और उसमें तलवाना लगाया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत प्रोसीडिंग है, क्योंकि सीआरपीसी जो है उसका वर्णन जो है फैमिली कोर्ट एक्ट में भी किया गया है और सीधा तरीके से बोला कि इसकी जो प्रोसीडिंग है वो सीआरपीसी के तहत में होगी। हाँ, ये जो न्यायालय है वो सिविल न्यायालय की तरह काम करेगी। जो फैमिली कोर्ट जो है वो सिविल न्यायालय की तरह काम करेगी। अब लोग ये कहते हैं कि ये सिविल प्रोसीडिंग है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। इसका जो रिलीफ है वो सिविल है, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो सीआरपीसी के तहत में चलेगी। अब आप सबसे पहले ये देखना कि जब आपके केस में जब सम्मन किया गया है, अगर डाक से अगर तामीला कराई गई है, तो मेरे ख्याल से वहां पे सीआरपीसी का यूज होना चाहिए और सीआरपीसी 62 के तहत में पुलिस द्वारा ही उसको तामील कराया जाना चाहिए। लेकिन अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता है। आप एक बार और देखना कि जब परिवाद दाखिल होता है तो सम्मन डाक से भेज दिया जाता है। जब एग्जीक्यूशन किसी आदेश पर जब फाइल किया जाता है तो पुलिस के मार्फत कराया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? तामीली अलग अलग कैसे हो सकती है? तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग
सामने नहीं ला पाते कोर्ट के, और हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग नुकसान उठा जाते हैं। अब बात यह आ जाती है कि चलो ठीक है, सम्मन की तामीली हो गई, अब इंटरिम मेंटेनेंस के लिए क्या किया जाए। इंटरिम मेंटेनेंस के लिए जैसे ही एप्लीकेशन दिया जाता है, एफिडेविट दिया जाता है, आप अपना पक्ष नहीं रखते। जब आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो ये भी प्रोसीडिंग सीआरपीसी के तहत ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी एफिडेविट, मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि कोई भी एफिडेविट तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसका ओरल ऑन राइटिंग ना हो। तो यहां पे सीआरपीसी 200 की तरह इसके बयान होने चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ओरली सारी चीजें हो जाती है और उसको एक औपचारिक साक्ष्य के रूप में इसको दाखिल कर लिया जाता है। इसका भी वर्णन जो है वो फैमिली कोर्ट एक्ट में किया गया है कि औपचारिक साक्ष्य क्या है। इसलिए यहाँ पे महिला को फायदा मिलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना है, उस पर आपत्ति देनी है। अब आपने आपत्ति दी है या नहीं दी है, या किस तरीके से आप उसको डिफेंड करें। जब आप किसी को अपनी बात नहीं कहेंगे तो सामने वाला तो आपको गलती समझेगा ना, तो इसलिए एक्स पार्टी आदेश हो जाते हैं, इसलिए आप अपनी बात नहीं रखना चाहते। और दूसरी बात, जो इंटरिम का जो आदेश है, जो इंटरिम का जो आदेश सीआरपीसी 125 में होता है, ये इंट्रालोकेटरी ऑर्डर नहीं है। जैसा कि फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि अपील कर सकते हैं, लेकिन ये अपील नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि ये इंट्रालोकेटरी ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे सीआरपीसी 397 सबसेक्शन 2 यहाँ पे वायलेट नहीं होता। इसका रिवीजन फाइल किया जा सकता है, ये फाइनल ऑर्डर होता है, ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। जो इंटरिम के लिए जो आदेश किया गया है ये इंट्रालोकेटरी ऑर्डर नहीं है, ये फाइनल ऑर्डर है और इसका रिवीजन किया जा सकता है ऊपरी अदालत में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपील के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम लोग ये देखते हैं, अरे इसको सेट असाइड करा दो। सेट असाइड कराने का क्या मतलब हो गया, 126(2) में सीआरपीसी के तहत में एक सेट असाइड कराने का मतलब ये हो गया पुनः सुनवाई भी लग जाए। भाई मेंटेनेंस तो बनना ही बनना है। अगर आप सही तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। अब चलो इंटरिम भी हो गया, इंटरिम के बाद में फाइनल जजमेंट हो जाता है। फाइनल जजमेंट में जज साहब कह देते हैं कि लड़की ने मांगा है 50,000 और जज साहब कह रहे हैं कि 3,000 रुपये मेंटेनेंस दिया जाए, और वो भी एक्स पार्टी कर देते हैं। तो जज साहब को कौन से सपने आ रहे हैं, और जज साहब ने कैसे डिसाइड कर लिया कि 3,000 ही इसको देना चाहिए। अगर आप एक्स पार्टी आदेश कर रहे हैं तो उसकी डिमांड पूरी करनी चाहिए जो उसने प्रे करी है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जो आपके 125 सीआरपीसी में जो काम आएंगे। एग्जीक्यूशन के बारे में मैं बता चुका हूं कि एग्जीक्यूशन में किस तरीके से अपनी बात रखनी है और किस तरीके से केस को खत्म कराने के लिए आपको मूवमेंट करना है। अगर आपको जानकारियां चाहिए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा नंबर जो है नीचे डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप यूपीआई भी कर सकते हैं। 300 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने यूपीआई रखा हुआ है। आप लोग अगर संपर्क करना चाहें तो आप लोग व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, और अगर कोई ड्राफ्टिंग कराना चाहें तो आप लोग आगरा में हमसे मिल सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पे अपने कागज भेज सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं और मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।